सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। किसान बिल की वापसी को लेकर व्यापारियों ने जताया हर्ष। किसानों को शहीद का दर्जा दिए जाने की सरकार से की मांग। सपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू असीम आजमी परिवर्तन यात्रा लेकर पहुंचे काशी, हुआ भव्य स्वागत। बाल अधिकार आयोग के सदस्य बनने के बाद प्रथम बार वाराणसी आगमन पर अशोक यादव व निर्मला पटेल का भव्य स्वागत। और विश्व मत्स्यिकी दिवस के मौके पर गंगा में छोड़ी गई 60,000 मछलियां। और अब खबरें विस्तार से। विश्व मत्स्यिकी दिवस के मौके पर रविवार को राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की ओर से गंगा नदी में मत्स्य संरक्षण के लिए 60,000 मछलियां छोड़ी गईं। विश्व मत्स्यिकी दिवस के मौके पर रविवार को राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की ओर से गंगा नदी में मत्स्य संरक्षण के लिए 80 घाट पर 60,000 मछलियों को छोड़ा गया। उप निदेशक मत्स्य वाराणसी मंडल NS रहमानी ने बताया कि मत्स्यिकी विकास दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आगे भी समय समय पर मछलियों को छोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि आज गंगा में जिन मछलियों को छोड़ा गया वह भारतीय प्रजाति की हैं, जिसमें कतलार, मृगल व अन्य मछलियां हैं। समय समय पे हम लोग प्रयास करते हैं कि गंगा में मछलियां प्रवाहित की जाती रहें और गंगा के को प्रदूषण मुक्त बनाने में जितना हम सहयोग कर पाएं, जितना हमें अवेलेबिलिटी हो पाएगी, हम करते रहेंगे आगे भी। बीजेपी ने पूरे उत्तर प्रदेश में अपने 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, जबकि अभी तक बीजेपी अपने पास 2.5 करोड़ सदस्य होने का दावा करती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अपने 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखी है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास 2.5 करोड़ सदस्य थे। 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य इस अभियान में रखा गया है, जिसके निमित्त आज हम सब कार्यकर्ता घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान का जो महासंपर्क कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोग सदस्य बनाने का कार्य कर रहे हैं। कुल उत्तर प्रदेश में इस तरह 4 करोड़ सदस्य बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के और देश के विकास का जो क्रम चला आ रहा है, उस क्रम को और मजबूती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर निकले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अपने 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास 2.5 करोड़ सदस्य थे। 1.5 करोड़ सदस्य इस अभियान में रखा गया है, जिसके निमित्त आज हम सब कार्यकर्ता घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान का जो महासंपर्क कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोग सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं। कुल उत्तर प्रदेश में इस तरह से 4 करोड़ सदस्य बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के, और देश के विकास का जो क्रम चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उस क्रम को और मजबूती देने के लिए आज अपने अपने बूथों पर निकला हुआ है। सपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी परिवर्तन यात्रा लेकर काशी बेनियाबाग स्थित नाविक कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए बीजेपी के राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बताई। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू असीम आजिम साहब अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 7वें चरण के परिवर्तन यात्रा लेकर बनारस पहुंचे। बेनियाबाग स्थित नावेद कॉम्प्लेक्स में अपराह्न 12:30 बजे आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित किया। बीजेपी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी बीजेपी सरकार में है। किसानों के बिल वापसी पर जब बात की गई तो किशमिश गुरु ने बताया कि चुनाव को देखते हुए जुमलेबाजी है। कितने किसान आत्महत्या कर चुके हैं, तब बीजेपी सरकार कहां थी। आज चुनाव आ गया है तो किसानों के समर्थन में किसानों का दामन पकड़ा बीजेपी सरकार ने। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, लक्ष्मीकांत मिश्रा, राहुल यादव, प्रदीप जायसवाल, मुकेश जायसवाल, समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देश में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार से लोग उठ चुके हैं। किसान परेशान, नौजवान परेशान, नौकरी नहीं मिल रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। जो है लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। किसी को उठाओ मार दो, किसी को रेप कर दो। इसको इसलिए अब की 2022 के इलेक्शन में परिवर्तन करना है, इसलिए आज प्रोग्राम है। चुनाव आते ही जो किसान बिल वापस ले लिया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे?
चुनाव आते ही लिया गया। समझिए आप, चुनाव आते ही इसलिए वापस किया गया कि देश के 65% 70% लोग किसान हैं। किसान नाराज है सरकार से। 700 किसान शहीद हो गए। इससे पूरी दुनिया में इससे बड़ा कोई आंदोलन नहीं हो सकता है। 11 महीने आंदोलन चला है, सरकार झुकी नहीं। अब लगता है कि इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है, तो इन्होंने दिखाने के लिए बिल वापस लिया है। समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है वो पूरे उत्तर प्रदेश में घर घर जन जन तक पहुँच चुकी है। 2022 में 22 की का नारा देके हम लोग पूर्ण बहुमत से 350 प्लस सीट जीत के उत्तर प्रदेश में दोबारा हम लोग अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। पूरा उत्तर प्रदेश इस समय चल रहा है महंगाई के मार पे, बेरोजगारी के मांग पे, महंगाई चरम सीमा पे है। इस महंगाई जो है उखाड़ फेंकेगी सरकार। महामना की बगिया में 3500 शोधों पर बड़ा आर्थिक संकट मंडरा रहा है, जिससे शोध छात्र दुखी है। बीएचयू में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं कला संकाय में हो रहे 3500 से अधिक शोधों पर संकट आ गया है। विभिन्न संकायों और संस्थानों में 3500 से अधिक शोधों को जारी रखने में शोधार्थियों के सामने धन का संकट है। शोध छात्रों को बीते 6 माह से शोध वृत्ति नहीं मिली है। छात्रों का आरोप है कि बीएचयू प्रशासन के पास भवन बनवाने, पहले से मजबूत फर्श पर टाइल्स बिछाने के लिए पैसे हैं, लेकिन यूजीसी द्वारा बजट न देने पर शोध छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। छात्रों ने कई बार बीएचयू प्रशासन से इस बारे में संपर्क किया है, लेकिन छात्रों को प्रति माह 8000 रुपये नहीं मिल पा रहे हैं। कई शोध छात्र बहुत ही निर्धन परिवारों से हैं। स्थिति यह हो गई है कि वे शोध के निमित्त सर्वे नहीं कर पा रहे हैं। यही नहीं, बहुत से छात्र अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरने से भी वंचित रह जा रहे हैं। कला संकाय में हिंदी विभाग के शोध छात्र मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि छात्रवृत्ति न मिलने से 3500 से अधिक छात्रों को खाने के लाले पड़ गए हैं। बीएचयू में करोड़ों रुपए अनायास कामों में खर्च कर दिए जाते हैं, मगर शोध छात्रों के हक का लाख रुपया रोक दिया गया है। विद्यालय शोधार्थियों के हित की बात करता है। शोध छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है और हम शोध छात्र शोध कैसे करेंगे जब हमारा स्टाइपेंड ही नहीं मिलेगा। जो हम लोग को फेलोशिप मिलती है, जिसको हम लोग छात्रवृत्ति कहते हैं, 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, शोध छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। वो छात्रवृत्ति की रकम बस 8000 पर महीने होती है, जो सरकार ने बढ़ाया नहीं काफ़ी दिनों से, और वो भी पैसा नहीं मिल रहा है, खाने का नहीं है। मतलब छात्रों के पास पैसा, तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं इसी दौरान, मतलब कर्जा भी कोई अब किसी को नहीं दे रहा है। मैत्री में देखिए आप यहाँ पे खड़े हैं, छात्रों को पैसे नहीं जो लाइन लगा खाना खाए। इस बाबत हमने बात किया प्रशासनिक अधिकारियों से, उन लोगों ने कहा कि फंड में पैसे नहीं है। तो भाई फंड में पैसे नहीं तो आप प्रोफेसरों की तनख्वाह रोक दीजिए ना, छात्रों का फेलोशिप 8000 क्यों रोकिएगा आप। इस संदर्भ में हमने बात की है और उन्होंने तत्काल कहा है कि हम लोग कुछ संचित निधि से देंगे, नहीं देंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हमने कहा कि हम छात्र हैं और छात्र के लिए कब तक सहेंगे, आंदोलन करेंगे। शोध छात्र अवनींद्र ने बताया कि उनके एकेडमिक खर्च इतने अधिक हैं कि घर से कितने पैसे मंगवाने पड़ते हैं। जीवन का गुजारा भी मुश्किल होने लगा है। कमरे का किराया और खाने के लिए उधार पैसा लेना पड़ा है। अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हो जाती हैं, जो अलग अलग शहरों में होती हैं। इस स्थिति में छात्रों के पास कोई चारा नहीं है। शोध छात्र वैभव तिवारी, उत्कर्ष द्विवेदी, अंशुमान द्विवेदी, दिलीप कुमार मौर्य, देवराज सिंह ने भी ऐसी ही दिक्कतें गिनाई हैं। उधर बीएचयू के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर वीके शुक्ल और वित्त अधिकारी अभय ठाकुर से शिकायत की तो आश्वासन मिला है कि बीएचयू अपनी संचित निधि से छात्रों को छात्रवृत्ति मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। पिछले 6 माह से विश्वविद्यालय द्वारा फेलोशिप नहीं दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब विद्यार्थी के पास उनके पठन पाठन की सामग्री हेतु धन नहीं होगा तो किस प्रकार का शोध करेगा और कैसा शोध करेगा, वो कैसा पढ़ने लिखने से संबंधित कार्य करेगा। और इस दौरान जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित पाठ्य पुस्तकों को कैसे खरीद पाए। तो इस परिस्थिति में विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी विभागों को ये सोचना होगा कि ऐसी परिस्थिति में फेलोशिप की व्यवस्था तत्काल कराए, जिससे कि जितने भी शोधार्थी हैं वो पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से करें। इसलिए कि एक तो जो नेट पास जो शोधार्थी होते हैं उनकी तो एक अल्प मात्रा में उनको फेलोशिप मिलती है और उसकी भी भरपाई और उसकी प्रतिपूर्ति भी समय से न हो तो वो किस प्रकार का शोध कार्य करेगा। इसमें शोध कार्य प्रभावित होगा और जिससे कि एक बेहतर परिणाम देने में
छात्र सफल नहीं होगा, सुधार्थी सफल नहीं होगा, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था चरमराएगी और शिक्षा व्यवस्था से एक अच्छे मैसेज नहीं निकलेंगे। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन उससे संबंधित विभागों को सोचना चाहिए। बाल अधिकार आयोग के सदस्य बनाए जाने पर अपने गृह जनपद पहुंचे निर्मला सिंह पटेल व इंजीनियर अशोक यादव का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया। बाल अधिकार आयोग के सदस्य बनाए जाने पर अपने गृह जनपद वाराणसी पहुंचे निर्मला सिंह पटेल व इंजीनियर अशोक यादव का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ा बजाकर एवं माला पहनाकर लोहराबीर स्थित आजाद पार्क में आयोजित स्वागत समारोह में दोनों सदस्य द्वय ने सर्वप्रथम भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। स्वागत समारोह में उपस्थित मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए निर्मला सिंह पटेल ने कहा कि सर्वप्रथम मैं देश के प्रधानमंत्री व सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करती हूँ। हम दोनों भाई बहन को उन्होंने जिस नेक काम के लिए चुना है उस पर हम लोग खरे उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह मंदिरों में, रेलवे स्टेशनों पर, होटलों में छोटे बच्चों से कार्य कराया जाता है, उस सिंडिकेट को समाप्त किया जाएगा तथा बाल सुधार गृह से निकालकर उनको कस्तूरबा बालक एवं बालिका गृह में उनका एडमिशन कराया जाएगा। चलते होंगे जहाँ गाड़ियाँ रुकती होंगी वहाँ छोटे छोटे बच्चे मंदिरों पर, हमारा ये हिंदू राष्ट्र है लेकिन हिंदू राष्ट्र के को कलंकित करते हैं ये ग्रुप, जो छोटे छोटे बच्चों को अपहरित करके उनको कैसे उठा करके दूसरे जगह उनसे ये भिक्षाटन कराते हैं। ये कितने शर्म की बात है कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता है और आज भी उसी कदमों पर चल रहा है हमारा योगी और मोदी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जब हमारे देश में 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन बांटा जा रहा है तो आखिर वो बच्चे भूखे क्यों हैं? राशन तो उनके तक भी पहुंचती होगी, तो इसलिए वो भिक्षावृत्ति बिल्कुल हम लोग खत्म करेंगे। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। आज चंद्रशेखर आजाद जी को उसमें प्रतिमा पर। इंजीनियर अशोक यादव ने कहा कि सरकार की योजनाओं को हर लोगों तक पहुंचाना और आरटीआई के तहत जिन विद्यालयों में गरीब बच्चों को पढ़ाई जाने की सुविधा है उसकी जांच करेंगे। साथ ही कोरोना वायरस से जिन बच्चों के अभिभावकों का निधन हो गया है उनको 4000 प्रतिमाह उन परिवारों तक जो प्रदेश सरकार की योजना है उसे पहुंचाने का कार्य करेंगे। जो जिम्मेदारी हम लोग को दिया गया है बाल आयोग का जो है, इसमें कई तरीके का काम है। जैसे आज के डेट में भीख मांगने वाले बच्चे, मैं उनके भी ऊपर काम करने वाला हूँ। अब बच्चा आपको कोशिश किया जाएगा कि कोई बच्चा भीख न मांगे। भीख मांगने वालों के लिए भी एक विद्यालय खोला जा रहा है, उसमें उनको जो पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा, उनको मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। बिल्कुल इस पे काम हो रहा है। इसके इसी पे देखिए मैंने क्या कहा, अभी स्पेशल हम लोगों की बैठक किया है, माननीय योगी जी हम लोग को बैठा करके पूरी गाइडलाइन दी है, उसी गाइडलाइन पे हम लोग काम करेंगे। देखिए हमारे यहाँ देखिए जैसे बाल संरक्षण, बालिका संरक्षण जो केंद्र होता है, हाँ, तो सुधार गृह, उन सब पे जा कर के पहले तो वहाँ की व्यवस्था को देखना, उनको जो सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से बाल संरक्षण गृह में भी जा कर के जो है वहाँ पे भी देखना है कि जो उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। स्कूल कॉलेज सबसे बड़ा इसमें जो है, स्कूल कॉलेज का भी हमें संरक्षण करना है। जो आरटीआई के थ्रू जो हमारे सरकार द्वारा 25% जो गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए जो भेजा जा रहा है उनके ऊपर प्रॉपर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जितने होटल हैं 18 साल के यदि नीचे वाले यदि काम किए जाएंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकता है। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement.
पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। 23 दिन पूर्व प्रशासन द्वारा उजाड़े गए करसड़ा गांव की मुसहर बस्ती के पीड़ित व असहाय परिवारों को काशी के बनारसी साड़ी व्यवसायियों ने 15 दिन का राशन वितरण किया। 23 दिन पूर्व प्रशासन द्वारा उजाड़े गए करसड़ा गांव के मुसहर बस्ती के पीड़ित असहाय परिवारों के लिए दिन अब बहुत भारी पड़ रहा है। काम धंधा बंद करके टूटी झोपड़ी की दिन रात रखवाली करना और खुले आसमान के नीचे भूखे सोना उनके लिए मरने के बराबर हो गया है। एक तरह से देखा जाए तो हर रोज सुबह उनका जगना दूसरा जन्म लेने के बराबर होता है। रोज जीने बनने के बीच परिवार पीड़ित को तलाश थी कि कोई आकर उन्हें इस मुसीबत और भूखमरी से बचने में मदद करे और मुसीबत से बचा सके। और इस काम को पूरा किया काशी की बनारसी साड़ी के कारोबारियों ने उनके बीच 15 दिन का पर्याप्त खाद्य सामग्री वितरण करके। हालांकि ऐसे कई लोग हैं जिनकी संवेदना और सहानुभूति मरी नहीं है। इंसानियत उनके रगों रगों में समाई हुई है। ऐसे लोग ही गरीबों की पीड़ा को समझते हुए नेक कार्य के लिए आगे आते हैं और राशन, कपड़े, कंबल, दवा आदि जरूरत की चीजों का वितरण कर लोगों की सेवा के लिए दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। पीड़ितों की जरूरत और मजबूरियों को देखते हुए युवा व्यापारियों ने मिसाल पेश कर रविवार को करसड़ा गांव के उजड़े हुए मुसहर बस्ती के पीड़ितों के बीच राशन वितरित किया। राहत सामग्री वितरण में राजकुमार गुप्ता, योगीराज सिंह पटेल, वीरभद्र सिंह, अनिल कुमार, विशाल, नम्रता, अभिषेक, बलदेव, राजेश कुमार, राहुल कुमार, धर्म कुमार, बुद्धूराम, सोमरा देवी, सदानंद, विजय शंकर आदि लोगों ने सहयोग किया। बनारस के कुछ युवा व्यापारी जो अपना फोटो, अपना नाम तक भी नहीं बता रहे हैं, नहीं सामने आ रहे हैं, ऐसे महामानव इन पीड़ित लोगों के बीच आके इनके परिवारों को 15-15 दिनों का राशन दिए हैं। किन्नर समाज ने सपा सुप्रीमो को लंबी आयु की दुआएं दी। साथ ही यूपी में फिर से सपा की सरकार आने को लेकर कहा कि जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, यह कहना है किन्नर समाज के नेता सलमान किन्नर का, जो रविवार को प्राणकर भवन में एक प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। सलमान किन्नर ने कहा कि प्राचीन नगरी काशी से किन्नर समाज आशीर्वाद देता है। अखिलेश जी को, जिनकी नीति, जिनका विचार जनता के प्रति और किन्नर समाज के प्रति बहुत अच्छी है। हमारा समाज समाजवादी पार्टी की नीतियों को बहुत पसंद करता है और अखिलेश जी को बहुत ज्यादा पसंद करता है। हमारे उत्तर प्रदेश में फिलहाल 1 लाख किन्नर हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में फिलहाल 10 लाख किन्नर हैं और अखिलेश जी को समर्थन देता है। हमारे काशी से किन्नर समाज की यही कामना व दुआ है कि 2022 में अखिलेश यादव जी फिर से सपा सरकार और उत्तर प्रदेश के सीएम बने। हमें तो राम जी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, मगर हम अखिलेश जी को आशीर्वाद देते हैं। पूरा किन्नर समाज आशीर्वाद देता है कि वह दोबारा उत्तर प्रदेश के सीएम जरूर बनेंगे। हमें भरोसा है कि उनको जनता से बहुत प्यार है, किन्नर समाज से बहुत प्यार है। मैं सलमान चौधरी किन्नर, रोशनी किन्नर, शहनाज किन्नर, छोटी किन्नर, सोनाली किन्नर, सभी का साथ अखिलेश जी के साथ है। वहीं भाजपा सरकार पर जमकर हमला करते हुए सलमान किन्नर ने कहा कि भाजपा सरकार के झूठ का फूल लूट का फूल बन गया है। इससे 24 घंटे जनता को ठगा जा रहा है। किसान, नौजवान, गरीब, व्यापारी सभी परेशान हैं। अपराधियों को खुली छूट है और प्रशासन तंत्र कानून व्यवस्था बनाए रखने में पंगु साबित हो रहा है। पत्रकार वार्ता में छोटो किन्नर, मोहनी किन्नर, पवित्रा किन्नर, दीपक वीवर, आशा प्रथा जिनसर, आदेश किन्नर, कार्तिका किन्नर आदि लोग उपस्थित रहे। कि 2022 में सपा अपनी सरकार बनाए पूर्ण बहुमत से और हमारे माननीय अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश के सीएम बने और हमारे नरेशोत्तम पटेल जो हमारे भैया हैं वो इतना ख्याल किन्नर समुदाय का करते हैं जो कोई करता नहीं है।
कितनी संख्या में आप लोग समर्थन दिए हैं समाजवादी पार्टी को? देखिए, संख्या हमारी बहुत है। हमारे सारी जगह बातें चल रही है, सोनभद्र, जौनपुर, सारे जितने ज़िलों में हमारी बात चल रही है, सबने कहा है कि हम समर्थक देंगे, हम अखिलेश जी को समर्थक देते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं कि वो चुनाव जीतें 22 का। कितने लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है लखनऊ जाकर के? हम लोगों ने 10 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है और हमारे बीच में हमारी रोशनी मम्मी जो हैं वो भी बैठी हैं, उन्होंने भी सदस्यता ग्रहण की है और सोनाली जी भी पीछे हैं, वो भी सदस्यता ग्रहण की हैं। हमारी शहनाज गुरु हैं, वो भी साथ हैं हम लोगों के और उनके माननीय अखिलेश जी के सपोर्ट में हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको बुलाया है अगले महीने, वो अगले महीने जाएंगी, उनसे मिलेंगी, वो भी सदस्यता चाहे तो वो ग्रहण कर सकती है। क्या कुछ मांगे भी हैं आप लोगों की? हमारी कोई मांगे ऐसी नहीं थी, ना हमारी कोई शर्त थी। ठीक है, सरकार आने के बाद हमने यही मांग की है कि किन्नर आयोग लागू होना चाहिए, किन्नर आयोग बनना चाहिए कि जो हक और अधिकार मिले। आदमपुर थाना अंतर्गत स्टेशनरी व्यवसायी दिलीप जायसवाल की गोदाम में शनिवार को शॉर्ट सर्किट से आग लगने का मामला सामने आया है, जिसमें हजारों रुपए के स्टेशनरी सामान के जलने की खबर बताई जा रही है। आदमपुर थाना अंतर्गत गंगानगर कॉलोनी निवासी दिलीप जायसवाल की स्टेशनरी के गोदाम में शनिवार की शाम शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके कारण हजारों रुपए की स्टेशनरी के साथ ही गोदाम में रखे अन्य सामान जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना पाकर मौके पर आदमपुर पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड के जवान पहुंचे और पानी डालकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक गोदाम के अंदर में रखे कॉपी किताब सहित अन्य स्टेशनरी के सामान पूरी तरह से जलकर राख हो चुके थे। गंगानगर कॉलोनी निवासी दिलीप जायसवाल का मकान के निचले हिस्से में स्टेशनरी का गोदाम है। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हम लोग घर में बैठे हुए थे, बाहर से एक लड़के ने आके बताया कि अंदर से धुआं निकल रहा था। मैंने जाके देखा तब तक आग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने प्रयास किया बुझाने का, शटर खोल के, लेकिन तब तक आग इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि कुछ कर ही नहीं पाए। फिर भी जितना हो सका मैंने बुझाने का प्रयास किया। मेरे क्षेत्र के जनता और स्थानीय सभासद बबलू शाह जी ने बहुत सहयोग किया और पुलिस और एम्बुलेंस का जो भी योगदान किया वो बबलू शाह ने किया। एम्बुलेंस कितनी एम्बुलेंस आई थी? एम्बुलेंस दमकल जो आई थी एक बड़ी आई थी, एक छोटी। कितना समय लगा इस आग को बुझाने में? करीब डेढ़ से 2 घंटा। किसान बिल की वापसी को लेकर व्यापारियों में हर्ष व्याप्त है। किसानों को शहीद का दर्जा दिए जाने की सरकार से मांग की गई। वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा किसान बिल की वापसी के समर्थन में व्यापारियों द्वारा सिगरा चौराहे पर सामूहिक रूप से हर्ष व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए किसानों को शहीद का दर्जा व सम्मान पूर्वक मुआवजा की मांग करते हुए वरिष्ठ व्यापारी नेता अजीत सिंह बग्गा ने कहा कि केंद्र सरकार देर आए दुरुस्त आए की तरह से किसानों की मांगों को मानते हुए किसान बिल को वापस लेने का जो फैसला लिया है और किसानों से स्वयं प्रधानमंत्री ने आगे आकर जिस तरह से क्षमा मांगी है, जो किसानों सहित देशवासियों का दिल जीत लिया है। वाराणसी व्यापार मंडल केंद्र सरकार से यह भी मांग की है कि जो भी धरनारत किसानों के ऊपर मुकदमे हुए हैं उसे जल्द से जल्द वापसी की तैयारी की जानी चाहिए। धरनारत किसानों की किसी भी प्रकार से हुई दुर्घटना मृत्यु का उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और शहीद का दर्जा दिया जाए। इस अवसर पर महामंत्री कविंद्र जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश निरंकारी, संयुक्त महामंत्री मनीष गुप्ता, SS बहल, ओम प्रकाश गुप्ता, संजय गुप्ता, गुणगीत बग्गा, दीप्तिमान देव गुप्ता, सत्येंद्र शर्मा, विश्वजीत गुप्ता, विपिन घोष, विनय कुमार गुप्ता, ईशा अग्रवाल, डॉली चक्रवर्ती आदि उपस्थित थे। हम लोग किसानों का समर्थन भी कर रहे हैं और साथ में सरकार को कह भी रहे हैं कि आपने इतनी देरी से इनकी बातों को सुना। किसानों का बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हो गया, बहुत से घर बर्बाद हो गए। अब आप उचित इनको मुआवजा दें, इनके लालन पोषण की व्यवस्था करें, इनका जो भी नुकसान हुआ भरपाई करें और साथ में इनको शहीदों का दर्जा दें। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।